हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। देखिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक ब्रेकफास्ट ट्री। अब आप सोचोगे कि सर ब्रेकफास्ट ट्री, ब्रेक का नाम तो सुना, ब्रेकफास्ट का नाम तो सुना, लेकिन ब्रेकफास्ट ट्री कौन सा आ गया सर। ब्रेक करके और फास्ट में हम मतलब फास्ट तरीके से पेट को थोड़ी ना खाएंगे। अरे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्त। ब्रेकफास्ट ट्री का मतलब है कि आप जैसे कोई बिजनेस कर रहे हो, जैसे मान लीजिएगा कि आप पढ़ा रहे हो या पढ़ रहे हो, तो उस समय आप क्या कर सकते हैं कि जैसे आप मान लीजिएगा कि आप 6 घंटे की क्लास है, 6 घंटे की आपकी क्या है मेरे दोस्त क्लास है। तो उस समय आप मान लीजिएगा कि आपको थोड़ी थकान सी महसूस हो रही है या आपको भूख लग रही है, तो आप क्या करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक। कहते हैं ना, जैसे न्यूज चैनल में देखते हैं कि एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं, तो उस ब्रेक में क्या करते हैं, फास्ट मतलब फटाफट से क्या खा लेते हैं, अपन भोजन खा लेते हैं। अब पपीता एक ऐसा फ्रूट है जिसको अपन फटाक से खा सकते हैं और उसका पाचन भी जल्दी से हो जाता है। जिसके दांत वगैरह नहीं है ना, वो आप पपीता खा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। और इसके अलावा देखो, पेट से संबंधित यदि कोई समस्या है तो आप पपीता सबसे ज्यादा यूज में ले सकते हैं। पाचन सिस्टम आपका, डाइजेस्टिव सिस्टम, इससे आपका बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात। तो पपीता बिल्कुल एक बेहतरीन फ्रूट है और मेरा भी, देखो, मेरा सबसे जो फेवरेट फ्रूट है ना वो पपाया है। अब आपका क्या है आप मुझे बताइएगा। तो देखिएगा यहाँ पर अपन देखते हैं इसके बेसिक के बारे में, क्या क्या होता है इसमें फटाक से देखेंगे। तो देखिएगा दोस्त, यहाँ पर अपन बात करें कि इसके अन्य नाम क्या है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, क्या बताया कि साहब इसमें इसके जो अन्य नाम है वो ब्रेकफास्ट फ्रूट और इसका ट्री ऑफ मेलन या मेलन ट्री। अब सर मेलन तो हमने सुना था कि साहब नींबू वगैरह को भी बोलते हैं, बिल्कुल, क्योंकि इसमें विटामिन सी भी होता है, ए भी होता है, ठीक है। देखिएगा अभी देखेंगे। बॉटनिकल नेम की बात करें तो सर इंग्लिश में अपन पपाया बोलते हैं। तो बॉटनिकल नेम में क्या आ गया, कैरिका पपाया। क्या सर पपीता की कैरी थोड़ी ना लगती है, बिल्कुल नहीं, लेकिन इसका बॉटनिकल नेम है कैरिका पपाया। देखो कैरिका वंश है और पपाया इसकी स्पीसीज है। वंश से ही इसका फैमिली निकल गया कैरिकेसी। ओरिजिन पैलेस की बात करें तो देखो, ओरिजिन पैलेस में यदि मैं थोड़ा सा बैक चल के बताऊं आपको कि इसका जो ओरिजिन पैलेस है वो मैक्सिको या फिर अमेरिका क्यों माना, क्योंकि वहां की जो जलवायु है वो कैसी है, उष्ण कटिबंधीय। कैसी है भाई, उष्ण कटिबंधीय। तो सर आप बात करोगे कि उष्ण कटिबंधीय जो जलवायु है, उष्ण और उपोष्ण तो अपने राजस्थान में भी है, तो यहां पर इसका ओरिजिन पैलेस क्यों नहीं है। हाँ बिल्कुल आपकी बात सही है, मानना पड़ेगा, लेकिन इसकी जो जंगली जातियां हैं ना दोस्त, वो सबसे पहले मैक्सिको में पाई गई थी। अब वहां की जो क्लाइमेट था, वहां का जो क्लाइमेट था वो उष्ण था, ट्रॉपिकल था। अब राजस्थान में भी इसका क्लाइमेट ट्रॉपिकल है, उष्ण कटिबंधीय है। जैसे पपीता सबसे ज्यादा सिरोही में होती है मेरे दोस्त, सिरोही में होती है। अब वहां का जो क्लाइमेट है वो उष्ण कटिबंधीय है, तो वहां की क्लाइमेट को ये क्या कर जाती है, सरवाइव कर जाती है, आराम से प्रोडक्शन अच्छा हो जाता है और पेड़ में कोई समस्या भी नहीं होती। समझ रहे मेरी बात। नेक्स्ट देखिएगा, गुणसूत्र इसमें 18 होते हैं जो द्विगुणित होते हैं, मतलब 2 गुना होते हैं। परागण इसमें पर परागण होता है जो वायु के द्वारा होता है, ठीक है। फल का प्रकार सरस या बेरी, मैंने पहले ही बताया था आपको, इससे पहले हमने लेक्चर केला देखा था। केले में हमने देखा था मेरे दोस्त, उसका भी फल का प्रकार सरस या बेरी था। क्यों, कैसे पहचानेंगे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, आइडेंटिफाई इससे करेंगे कि साहब जिसमें गुठली नहीं होती है ना, वो सरस या बेरी का प्रकार होता है। और साहब जिसमें गुठली होती है मजबूत होनी चाहिए, वो अस्थिल या ड्रुप होता है, अस्थिल ड्रुप मजबूत होता है। पुष्पक्रम इसका पेनिकल या साइमोस, इसमें आप पेनिकल को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, पेनिकल इसका क्या होता है, पुष्पक्रम, ठीक है। तो देखिएगा नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पर, इसमें खाने योग्य भाग कौन सा होता है। तो खाने योग्य भाग को हर फल में आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आम आप खाते हो, चूसते हो, केला आप खाते हो, पपाया आप खाते हो, अनार आप खाते हो, बेल पत्र आप खाते हो, तो उसमें आप थोड़ा सा इमेजिन किया करो कि अपन कौन सा भाग तो छोड़ते हैं या कौन सा भाग फेंकते हैं या कौन सा भाग खाते हैं। अब आप सोचोगे कि सर हम आम में तो कुछ नहीं छोड़ते,
जैसे हमारे पिताजी साहब आम लाते हैं मार्केट से, हम क्या करते हैं कि सब ऊपर वाला जो कवर है उसको भी खा जाते हैं। मम्मी सामने बैठी रहती, मम्मी बोलती है अरे कि बापकना गावना फेंके क्यों है, इन्हें भी खा ले, मिठो है साहब। जैसे चौसा आम की मैं बात करूं तो मम्मी साहब गालियां देगी, अरे कि बापकना तेरा बाप पैसा दे के आए हुए, तू थोड़ी ना दियो है पैसा ही का, ठीक है। तो ऊपर वाले कवर को भी अपन प्रेशर में खा जाते हैं, समझ रहे मेरी बात, लेकिन वो उसका खाने योग्य भाग थोड़ी है। ऐसे ही अपन पपाया में बात करें तो देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये इसका बाहरी भाग है सर, जिसको क्या कहते हैं, एपिकार। क्या कहते हैं भाई, एपिकार। ये इसका जो आपको गुलाबी, ये इसका पिंक कलर सा दिख रहा है, ये कौन सा है, मीजोकार। ये कौन सा है भाई, मीजोकार। और इसमें जो बीज पाए जाते हैं ये कौन सा है, एंडोकार। कौन सा है मेरे दोस्त, एंडोकार। अब आप इतना सा मुझे बता दीजिएगा कि आप कौन सा भाग खाते हैं, ये भाग खाते हैं, ये खाते हैं, या फिर ये खाते हैं। अरे भाई बीज को तो नहीं खाएंगे, बाहरी भाग को नहीं खाएंगे, कड़वा होता है, लेकिन और कौन सा भाग खाएंगे, या फिर मध्य वाला भाग खाएंगे, ये भाग ही खाते हैं। तो यहाँ पर खाने वाला जो भाग है कौन सा हो गया, मीजो। मीजो का मतलब हो गया मध्य। मीजो का मतलब क्या होता है यहाँ पर, मध्य फल भित्ति। कोई दिक्कत है क्या। फूल का प्रकार यहाँ पर बात करते हैं, समझ में आ गया। फूल, इसमें फूल का प्रकार क्या होता है, डायोसियस या गाइनोडायोसिस। अब काफी स्टूडेंट 11th में पढ़ के आते हैं, 12th में भी पढ़ के आते हैं, ZICR BHU एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, मैं कहूँ कि सभी की तैयारी करते हैं, लेकिन आज तक उनको ये समझ में नहीं आया कि सर ये डायोसिस या गायनोडायोसिस है, क्या समस्या है। थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पर, गायनोडायोसिस में एक शब्द आ रहा है सर, गाय। क्या आ रहा है शब्द यहाँ पर, गाय। अब गाय हमारी माता है, आपने सुना है गाय फीमेल है, तो मतलब गायनोडायोसिस का मतलब होगा यहाँ पर मादा पुष्प। पपीता में क्या होता है कि नर और मादा का अनुपात है, नर और मादा का अनुपात 10:1 होता है। मतलब 10 मादा होगी और एक वहां पर नर होगा, मतलब 10 मादाओं पर एक नर होगा। जैसे उसमें फ्लावर की क्रिया होती है, फ्लावर से जब उसमें फूल मतलब फ्रूट बनता है, तो नर भाग को वहां से भगा देते हैं कि भाई साहब आप जा सकते हैं, आपकी जो क्रिया थी वो हो चुकी है संपूर्ण, अब आपका कोई काम नहीं है। तो वहां पर मादा पुष्पों को रखते हैं और नर पुष्प को वहां से क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। अब आप कहोगे सर नर पुष्प की पहचान कैसे करेंगे, अभी आएगा नेक्स्ट स्टेप में, वहां पर आपको मैं बताऊंगा। दीप्तिकालिता में देखते हैं कि यहाँ पर DNP, डे न्यूट्रल प्लांट। अब सर यहाँ पर दीप्तिकालिता के आधार पर पौधे 4 प्रकार के होते हैं, शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट, और इसके अलावा IDP इंटरमीडिएट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट जिनको कम अवधि की आवश्यकता होती है, लॉन्ग डे प्लांट जिनको तापमान ज्यादा चाहिए, डे न्यूट्रल प्लांट जिनको एक दिन के प्रकाश की अवधि चाहिए। यदि मिल रहा है तो ठीक है, वरना साहब इतनी समस्या नहीं आएगी हमारे ऊपर। अब इसमें कुछ इंफॉर्मेशन देखते हैं, जनरल इंफॉर्मेशन देखिएगा। इसमें विटामिन ए जो कितना होता है 2022 IU। IU क्या होता है सर, इंटरनेशनल यूनिट। क्या होता है, इंटरनेशनल यूनिट। इंटरनेशनल यूनिट होता है इसका मतलब अंतरराष्ट्रीय इकाई। मतलब आम में सबसे ज्यादा विटामिन, देखो क्वेश्चन का ध्यान रखना, सबसे ज्यादा विटामिन ए किसमें होता है, आम में होता है 4800 IU। सेकंड नंबर पे आता है पपाया। इसके अलावा विटामिन सी भी होता है और इसमें कैल्शियम भी होता है। इसका आप जरूर ध्यान रखना, कैल्शियम इसमें अधिक मात्रा में होता है, जैसे पोटास केले में ज्यादा था, वो दिक्कत है। ओके, तो विटामिन सी अभी हमने देखा था, नींबू वर्ग में भी आता है, बेलन अभी शब्द आया था अन्य नाम में। पपीता पहली बार भारत में पुर्तगालियों के द्वारा 16वीं शताब्दी में लाया गया। सर आपको मैं एक बात क्लियर कर दूं कि जितने भी फल है ना, वो अधिकतर फलों में आपको एक चीज कॉमन मिलेगी, वो ये मिलेगी कि अधिकतर जो फल है वो पुर्तगालियों के द्वारा भारत में लाए गए थे। ओके सर, इसके अलावा पपीता एक लिंगाश्रयी पौधा है। एक लिंगाश्रयी मतलब एक लिंग, एक जेंडर, या तो नर या फिर मादा। तो इसमें देखिएगा यहाँ पर एक नर होता है और 10 मादाएं होती है। यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पपीता में नर और मादा का अनुपात, तो ध्यान रखना मादा सर 10 होती है, एक नर, मतलब 10 मादाओं पर एक नर भारी है सर यहाँ पर। अब जैसे ही मादा की रिप्रोडक्शन की क्रिया हो जाती है तो नर को कहते हैं कि भाई साहब आए हो तो वेलकम, जाइए थोड़ा वेलकम कीजिए, अब आप जा सकते हैं, यहाँ पर कोई काम नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पर कुछ न्यूट्रिएंट्स है, इसके बारे में अपन थोड़ा सा देखते हैं कि सर पपाया में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व। तो देखिएगा सर यहाँ पर कैलोरीज, पपीता से हमें कितनी कैलोरीज मिलती है, 43 किलो कैलोरी मिलती है, ठीक है साहब। एनर्जी भी मिलती है और इससे पेट से संबंधित मिनरल्स की बात करते हैं। मिनरल्स देखिएगा मैग्नीशियम 21 मिलीग्राम होता है,
कॉपर भी होता है सर इसमें, इसके अलावा पोटास भी होता है सर इसमें, कैल्शियम का ध्यान रखने, इसमें मैग्नीज भी होता है। विटामिन की बात करें तो देखो सर इसमें सी होता है, B9 भी होता है, ए होता है, B5 होता है, पोटास होता है, B3, B6, B2, B1, मतलब बी सभी हो गए भाई। कुल मिलाकर बात कहूं कि बी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन और सी होता है, इसके अलावा ई भी होता है। जैसे आपने नाम सुना होगा यहाँ पर कि महिलाओं में बांझपन या बंध्यता की जो समस्या उत्पन्न होती है सर, उनको पपीता खाना चाहिए ज्यादा। अब जैसे कल आपकी शादी होगी, आपके बच्चे नहीं हो रही, तो आप ये थोड़ी ऐसा थोड़ा सा मत समझ लेना कि साहब आपके बच्चे नहीं हो रहे तो पपीता खाओ। जैसे अपने गांव में अलग अलग रीत होती है क्या, इसमें थोड़ी समस्या ये होती है, देखो मैं थोड़ा सा विस्तार से आपको बताना चाहूंगा। बात ये है सर कि जैसे गांव में शादी जल्दी कर देते हैं, तो फिर घर वालों के साथ जल्दी रहती है कि साहब बच्चे भी करो, हमें तो पोते खिलाने हैं। अब उस चक्कर में अब घर वालों को तो पता नहीं है कि साहब बंदा क्या चाहता है या बंदी ये चाहती है, बालक या बालिका ये चाहते हैं कि साहब हम बच्चे अभी पैदा नहीं करना चाहते, आराम से करेंगे, हम पहले सेटल होना चाहते हैं, सेटल होने के बाद हम बच्चे करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको एजुकेशन देना है बढ़िया। अच्छा एजुकेशन कम देंगे साहब, जब हमारे पास कुछ होगा तभी तो उनको अच्छा एजुकेशन देंगे। लेकिन घर वाले क्या सोचते हैं, नहीं हमें तो साहब पोता चाहिए, सीधी सी बात है, हमें पोती भी चाहिए। देखो आजकल प्रथा चेंज हो रही है, पहले क्या था, पहले ये था कि साहब हमें तो पोता ही चाहिए, पोती यदि आ गई तो साहब फिर उनको लेडीज को गालियां देते हैं घर में। लेकिन मैंने आजकल ये चीजें देखी है, ये चीजें मैंने देखी है कि वास्तव में लोगों में काफी सुधार आया है कि लड़कियों के प्रति जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी फैमिली में, वो आजकल कम हो गई है। बच्चों को भी देते हैं यहाँ पर प्रायिकता, लेकिन आजकल गर्ल्स को भी प्रायिकता देते हैं। जैसे आजकल प्रोग्राम करते हैं लड़कियों के लिए, जैसे लड़की पैदा हुई घर में लक्ष्मी आती है, मैं तो बहुत मानता हूँ लड़कियों को, लक्ष्मी आती है भाई, लक्ष्मी का रूप है। देखो लड़की दो दो तीन तीन घरों को संभालती है, कैसे, अरे भाई अपने घर को छोड़कर वो जब शादी होती है तो ससुराल जाती है। अब आपको पता होना चाहिए कि अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने भाई को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर वो जब दूसरे घर में जाती है, तो भाई उसी को पता है वो कितनी प्रॉब्लम हो रही है, समझ रहे मेरी बात। तो लड़की को प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होती है, इनको समझना चाहिए। अब आप ये मत समझना कि सर आप लड़की लड़की की बात क्यों कर रहे हो, लड़कों की भी प्रॉब्लम होती है, वो अलग अलग प्रकार की है, ठीक है। तो यहाँ पर सभी को मैं समानता का अधिकार देता हूँ। ओके दोस्त, तो यहाँ पर विटामिन की, अब हाँ बच्चों की मैं बात कर रहा था, तो बच्चों में होता क्या है कि जैसे बच्चे नहीं हो रहे तो साहब फिर घर वाले कहेंगे कि साहब उस बाबा जी के ले जाओ, उस बाबा जी के ले जाओ साहब, वो है उसके ले जाओ, उसके स्वामी बोलो कि साहब बच्चे नहीं हो रहे। अरे बच्चे बाबा जी थोड़ी पैदा करेगा, बच्चा तो इंसान ही पैदा करेगा, बाबा जी थोड़ी ना करता है। ये थोड़ी सी प्रथाएं मुझे आज तक समझ में नहीं आई, यदि आपको थोड़ा समझ में आता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना ये चीज, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट अपन चलते हैं थोड़ा सा यहाँ पर, पपीता क्लाइमेट्रिक फल है। पपीता कैसा है भाई, क्लाइमेट्रिक फल। अब मैंने बताया था क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक में क्या फर्क होता है। सर क्लाइमेट्रिक होता है जिसको अपन कच्ची अवस्था में तोड़ सकते हैं, नॉन क्लाइमेट्रिक मतलब नॉन का मतलब नहीं, जिनको कच्ची अवस्था में नहीं तोड़ सकते सर, वो नॉन क्लाइमेट्रिक होता है। अरे शब्द क्वेश्चन में आंसर हुआ है नॉन क्लाइमेट्रिक, नॉन नहीं तोड़ सकते भैया, कच्ची अवस्था में मुझे नहीं तोड़ सकते, लेकिन क्लाइमेट्रिक का होगा आप कच्ची अवस्था में इसको तोड़ सकते हैं। तो पपीता को अपन कच्ची अवस्था में तोड़ लेते हैं, फिर उसको अपन बर्फ या केमिकल की सहायता से पकाते हैं। दूसरी विशेषता, पपीता 1 वर्ष के अंदर फल देने वाला पौधा है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि वह कौन सा फलदार पौधा है जो 1 वर्ष में फल देना शुरू कर देता है। आप इसका जरूर ध्यान रखें, केवल और केवल पपाया है। दूसरी बात यह है कि इसमें एंजाइम कौन सा होता है, माइरोसिन एंजाइम भी होता है। पीला रंग कैरिकाजेंथिन के कारण होता है, लाल रंग लाइकोपिन। अब देखो लाइकोपिन टमाटर में भी होता है, टमाटर का लाल रंग भी लाइकोपिन के कारण होता है, पीला रंग कैरिकाजेंथिन के कारण होता है। ये दोनों के दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों वर्णक है। क्या है भाई, वर्णक है, या इनको अपन रंजक भी कहते हैं, कोई दिक्कत सर, वर्णक भी कहते हैं और इन दोनों को रंजक भी कहते हैं। पपीता में सिंचाई की विधि है चेक बेसिन। अब चेक बेसिन भी लेते हैं और काफी जगह ड्रिप विधि भी लेते हैं। कौन सी विधि लेते हैं भाई, आपको दोनों विधियां मिलेंगी। जैसे आपको स्क्रीन के सामने दिख रहा है, ये इस प्रकार से इसमें मेड़ बनाई जाती है,
ठीक है, और इस मेड में प्लांट लगाए जाते हैं। यहाँ पर इसमें ड्रिप विधि के द्वारा सिंचाई की जाती है और इसमें चेक बेसिन मतलब क्यारी विधि भी इसमें बनाई जाती है और इस प्रकार से इसमें क्या करते हैं, वही सिंचाई करते हैं। ओके सर, देखो पपीता का बाग आप भी लगा सकते हैं, कम खर्चे में ज्यादा सुविधा मिलती है और आमदनी भी अच्छी होती है। दूसरी बात, पपीता एकमात्र ऐसा पौधा है जिसको पूरक पौधे में सबसे ज्यादा काम में लेते हैं। एक केला भी है सर, इसका जरूर ध्यान रखना, मैं नीचे लिख देता हूं, पूरक पौधे के रूप में काम में लेते हैं, पूरक पौधे के रूप में काम आता है, या काम में लेते हैं। इसका आप जरूर ध्यान रखना मेरे दोस्त। पूरक पौधा का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिएगा अपन ने कोई बाग लगाया, अब आम का बाग लगाया, अब आम के बाग के बीच में कुछ जगह खाली रहती है, अब उस जगह को खाली ना रखकर वहां पर अपन प्लांट्स लगा सकते हैं, जैसे केले का, पपीता का और फालसा का। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहां पर आप अंगूर का लगा दोगे, वहां पर आप खजूर का लगा दोगे, वहां पर आप किसी और प्लांट का लगा दोगे, नहीं, वहां पर अपन ऐसे प्लांट लगाएंगे जिनका आकार और आकृति छोटा होना चाहिए और वो जल्दी तैयार होना चाहिए। जैसे पपीता 1 वर्ष में फल देना स्टार्ट कर देता है और अपन आम का जो बगीचा लगाते हैं ना मेरे दोस्त, वो लगभग 3 से 4 साल में फल देना स्टार्ट करता है। तो 3 से 4 साल बैठे थोड़ी ना रहेंगे, अरे भाई कमाई तो करना जरूरी है, वरना फिर अपना घर कैसे चलेगा। तो वहां पर कम अवधि के ऐसे प्लांट लगाते हैं जो जल्दी तैयार होते हैं। तो पूरक पौधे के रूप में पपीता, केला, फालसा सबसे ज्यादा काम में लेते हैं। ओके, दूसरी बात, पपीता पालने के प्रति संवेदनशील है। क्वेश्चन पूछा गया डायरेक्ट, निम्न में से कौन सा प्लांट पालने के प्रति संवेदनशील, मतलब अधिक टेम्परेचर कम हो गया, जैसे अभी सर्दियों का सीजन चल रहा है, ठीक है, अब सर्दियों के सीजन में यदि टेम्परेचर लो है और पाला पड़ेगा तो पाला पड़ते ही जो इसका पौधा है वो सूख जाता है। तो पपीता के अलावा आंवला और अमरूद, ये 3 प्लांट है मेरे दोस्त, इनमें सबसे ज्यादा समस्या होती है पपीता, आंवला, अमरूद, ये पालने के प्रति संवेदनशील है। पपीता सबसे ज्यादा, सेकंड नंबर पे आंवला, थर्ड नंबर पे अमरूद आता है। दूसरा क्वेश्चन, जल भराव के प्रति संवेदनशील, मतलब जैसे नर्सरी की सबसे मुख्य समस्या क्या होती है, आर्द्र गलन। आर्द्र का मतलब नमी, गलन का मतलब गलना या सड़ना, समझ रहे हो मेरी बात। तो गलने की जो समस्या है वो सबसे ज्यादा पपीता में होता है। जल भराव मतलब पानी का भरा हुआ, जड़ें सर गल जाती है वहां पर, और जड़ें गलते, अब पपीता में जो जड़ें होती है वो ऊपर ही होती है, बिल्कुल छोटी छोटी जड़ें होती है। अब साहब यदि गल गई तो पौधा तो गिर ही जाएगा। अब मजबूत जड़ तो है नहीं कि साहब भूमि में नीचे तक जा रही है, ऊपर तक रहती है इसमें, ठीक है। तो दोनों लाइनों से दोनों क्वेश्चन पूछे गए, पाले के प्रति संवेदनशील और जल भराव के प्रति संवेदनशील। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, कच्चे फलों का उपयोग सब्जी में। ये लो साहब, आपने पपीता का बाग लगाया, पपीता लग रही है, किसी दिन आपके घर में सब्जी नहीं है और आप सोचो, मम्मी बोले कि बेटा आज तो सब्जी नहीं है, किसकी बनाए। अब आपके पास एग्रीकल्चर है, आपको पता भी है, लेकिन आपसे ज्यादा घर वालों को पता है, ये गलतफहमी में मत रहना, आपसे ज्यादा एग्रीकल्चर आपके घर वालों को आती, मम्मी और पिताजी को पूछ लेना चाहिए, समझ रहे हो। तो वहां पर आप सब्जी, इसके कच्चे फलों को आप सब्जी के रूप में भी काम में ले सकते हैं। दूसरी बात, तापमान ज्यादा होने पर मादा फूलों में बंध्यता उत्पन्न हो जाती है। बंध्यता का मतलब बांझपन, मतलब इसमें फूल नहीं आएंगे। सब टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ते इसमें मादा फूल नहीं आते। नेक्स्ट, पपीता में 3 प्रकार के फूल होते हैं, पहला है नर, मादा और उभयलिंगी। सर नर और मादा समझ में आ रहा है, लेकिन उभयलिंगी क्या है? उभयलिंगी का मतलब है मेरे दोस्त, इसको थोड़ा सा समझना, कि आजकल पपीता की ऐसी वेराइटियां जनरेट हो रही है जिसमें नर की आवश्यकता नहीं होती, बिना नर के काम हो जाता है साहब। यहाँ पर केवल मादा पुष्प होते हैं और उनमें फ्लावर की क्रिया बहुत अच्छी होती है और फ्लावर से फ्रूट बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं, प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा होता है। तो आजकल ऐसी वैरायटी जनरेट हो रही जो उभयलिंगी प्रकार की है। किस प्रकार की है? उभयलिंगी प्रकार की है, जिनमें प्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन की क्रिया में सर नर की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट, पपीते में मादा पुष्पों की वृद्धि जिब्रेली कवन, कितना? 50 ppm। अब मादा पुष्प, चलो मान लेते हैं कि सर उभयलिंगी पुष्प है, लेकिन उभयलिंगी पुष्पों को बढ़ाएं कैसे? समस्या तो ये है ना मैन। तो वहां पर आप जिब्रेली कमल का छिड़काव करो, कितना? 50 ppm। 50 ppm का छिड़काव करो तो मादा पुष्पों की संख्या बढ़ेगी। नेक्स्ट, पपीते की अधिकांश जातियों में 50% पौधे ही फल उत्पन्न कर पाते हैं। ये अनुसार 100% प्लांट है तो उसमें 50% पौधे ही क्या करते हैं? फल उत्पन्न करते हैं। लाइन का ध्यान रखना। नेक्स्ट, प्रोडक्शन की बात करते हैं।
अब देखो फलों में वैसे सबसे ज्यादा प्रथम स्थान तो चाइना का आता है, खाद्यान्न में भी, इसके अलावा फ्लावर में भी, नहीं फ्लावर में तो इंडिया आएगा, ओके। वेजिटेबल, फ्रूट एंड खाद्यान्न में फर्स्ट नंबर आता है पूरे वर्ल्ड में चाइना का, सेकंड नंबर आता है इंडिया का। लेकिन कुछ फलों में इंडिया का भी है, जैसे विश्व में फर्स्ट स्थान है सब भारत में, और राजस्थान में बात करें तो सिरोही, जैसे माउंट आबू, ठीक है, माउंट आबू सिरोही में है, तो वहां पर अच्छा प्रोडक्शन होता है। क्लाइमेट की बात करें तो उष्ण और उपोष्ण, अभी मैंने ओरिजिन पहले इसमें बात की थी, उष्ण कटिबंधीय, तो उष्ण यहां पर आता है राजस्थान की क्लाइमेट। टेम्परेचर की बात करें तो 22 से 26 डिग्री सेल्सियस। अब सर इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर इससे ज्यादा होगा तो अभी मैंने पढ़ाया आपको कि मादाओं में बंध्यता उत्पन्न हो जाती है। मृदा की बात करें तो जल निकास, अच्छे जल निकास वाली, क्योंकि जल निकास नहीं होगा, ड्रेनेज की प्रॉब्लम होगी तो जड़ें गल जाएंगी। पीएच वही 6.5 से 7.5। ओके सर, नेक्स्ट देखिए। हाँ, यहाँ पर एक चीज देख लीजिएगा, मैंने आपको बताना भूल गया, इसमें नर और मादा पुष्प, देखो ध्यान रखना, हमेशा नर ऊपर होता है और मादा हमेशा कहां पर होती है, नीचे, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, किस्मों की बात करते हैं, देख लीजिए वैरायटी की बात करते हैं। वैरायटी में पहले कुछ मैंने यहाँ पर निचोड़ दिया है आपको, उसके बारे में थोड़ा समझिएगा। पहले ये केस आप गायनोडायोसिस, जिसको मादा लिंगी या उभयलिंगी, अब देखो यहां से क्वेश्चन पूछा गया है कि गायनोडायोसिस में कौन से पुष्प ज्यादा होते हैं, तो मादा प्लस उभयलिंगी, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मादा प्लस उभयलिंगी गायनोडायोसिस में आते हैं। इसमें नर और मादा फूल दोनों आते हैं, ठीक है, लाइन टू लाइन क्वेश्चन उठ के आया है कि नर और मादा पुष्प दोनों होते हैं, वो गायनोडायोसिस है, लेकिन इसमें मोस्टली मादा प्लस उभयलिंगी होते हैं। सेकंड है डायोसिस। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या होती है, देखो डायो का मतलब होता है दो, लेकिन हिंदी में क्या कह दिया सर, एक लिंगी, गौर से समझना सर इस चीज को, डायो का मतलब दो लेकिन हिंदी में कह दिया एक लिंग। फिर है इसमें नर और मादा पुष्प अलग अलग पौधों पर बनते हैं, जैसे ये पपीता का पौधा है, क्या है भाई, ये पपीता का पौधा है, ठीक है सर। अब ये दो प्लांट है, इसमें एक में होगा नर और दूसरे प्लांट पर होगा मादा, इस चीज को अपन क्या कहते हैं, डायोसियस। एक पौधे पर नर है, दूसरे पौधे पर क्या है सर, मादा। लेकिन गायनोडायोसिस में क्या होता है, गायनोडायोसिस में सर ये होता है कि ये प्लांट है, ये क्या है, प्लांट। अब इसमें एक दिशा में नर होगा तो दूसरी दिशा में क्या होगी, मादा होगी, मतलब इसमें एक ही प्लांट पर दोनों होंगे, नर और मादा, लेकिन डायोसियस में अलग अलग होंगे। नेक्स्ट देखिएगा, बगीचे में 10% नर पौधे लगाना आवश्यक है, जैसे अभी मैंने बताया कि 10% तो नर होनी चाहिए, बाकी 90% मादा होगी, 1:10 होता है। ठंड के प्रति प्रतिरोधी प्रजाति कौन सी है, कैरिका कैंडा मरेंसिस, जो माउंटेन पपाया है, ठंड के प्रति प्रतिरोधी। अब पाले का प्रभाव इस पर ज्यादा पड़ता है, तो उसको कंट्रोल करने के, उसके लिए प्रतिरोधी, मतलब ठंड कितनी पड़े साहब उसमें भी अच्छा प्रोडक्शन देगा, तो उसके लिए प्रजाति कौन सी है, कैरिका कैंडा मरेंसिस। मरिंडा पियो ठंडा, और साहब कितनी कोल्ड हो कोई समस्या नहीं है। शोभाकार स्पीसीज, अब सजावट के रूप में भी इसको काम में लेते हैं, तो शोभा बढ़ाएगी, जैसे मकान के सामने लगानी है, तो वहां पर दो फायदे, शोभाकारी भी हो गया, सब्जी भी बनाएंगे, और इसके अलावा पपेन भी प्राप्त करते हैं, और फल तो प्राप्त होगा ही लास्ट में। तो ये कौन सी है, वेस्कोंसेला ग्रासिलिस, वेस्कोंसेला ग्रासिलिस, मतलब ग्लास में क्या लगा दो भाई, ग्लास में यहाँ पर शोभाकारी पौधा लगा दो, ग्लास में क्या लगा दो, शोभाकारी पौधा। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर वैरायटी के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने बताया है, क्योंकि पपीता की जो वैरायटी है उनमें क्वेश्चंस ज्यादा पुटअप होते हैं और स्टूडेंट्स को ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो देखिएगा बेहतरीन तरीका लेकर आया हूं, आप बिंदास रहिए। क्या है, तो देखिएगा, एक तो है सर यहाँ पर गायनोडायोसिस, एक है डायोसियस। अब यहाँ पर गायनोडायोसिस वैरायटी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि साहब निम्न में से गायनोडायोसिस वैरायटी है, या पपीता की निम्न में से गायनोडायोसिस वैरायटी है, ठीक है सर। तो देखिएगा यहाँ पर DMKTSSRC, ये ध्यान रखना, DMKTSSRCC। पहले देखिएगा, डी का मतलब है पूसा डेलिशियस, एम का मतलब है मैजेस्टी, के का मतलब है कुर्ग हनीड्यू, टी का मतलब है ताइवान, एस का मतलब है सूर्या, एस का मतलब सनराइज सोलो, आर का मतलब रेड लेडी, और सी का मतलब CO3। DMKTSSRC। अब देखो ये दो वैरायटी है सूत्रक्रमी प्रतिरोधी है, मतलब निमेटोड से संबंधित यदि कोई समस्या होती है सर, तो ये दो वैरायटियां हैं, डेलिशियस और मेजास्टी। मतलब
डेली मजे से पपीता खाएंगे, डेली मजे से पपीता खाएंगे प्रतिरोधी सूत्रकृमि का कोई भी सूत्र, हाँ थोड़ा सा देखिए दोबारा से, आप कोई भी सूत्र लगा दो, हम डेली मजे से पपीता खाएंगे, ऐसे याद रखना। फिर कुर्ग हनीड्यू, अब साहब शहद तो राजस्थान में ज्यादा होता है, अब शहद से संबंधित उत्कृष्टता केंद्र भरतपुर में स्टार्ट किया गया, आपको पता होना चाहिए। बजट का वीडियो मैंने अपलोड किया था उत्थान साइंस एकेडमी के यूट्यूब पर, वहां पर आप जरूर देखना, ठीक है। तो राजस्थान में क्या है, हनीड्यू। ताइवान है गहरा लाल रंग। अब क्या होता है कि जैसे ताइवान से एक शब्द लेते हैं ताई, एक होता है ताऊ, एक होता है ताई, एक होती है काकी, एक होता है काका, चाची, चाचा, ये घर में होते हैं सब, आपको पता है। अब आपने देखा होगा कई बार अपन जैसे गलत बोल जाते हैं या पर गलत कोई काम कर देते हैं, तो ताई बड़े गुस्से में हो जाती है। ताई को जैसे अपन बड़ी माँ भी बोलते हैं, ठीक है। तो ताई क्या होती है, गहरी लाल, ऐसे लाल हो जाती है कि ठीक है ऐसे तूने क्यों किया, क्योंकि वो जिम्मेदारी होती है ताई के ऊपर। तो ताई क्या हो जाती है, गहरी लाल हो जाती है कि बेटा तूने ये बहुत गलत किया है, ये गलत है, हमारे समाज की बात है। अब अपने समाज में ये चीजें ज्यादा चलती है कि साहब समाज में रेस्पेक्ट पहले होना जरूरी है, चाहे अपन गरीब ही रह लेंगे, कर्जे में रह लेंगे, लेकिन समाज पहले है। ओके, तो यहाँ पर ताई क्या हो गई, गहरी लाल होगी गुस्से में। सूर्या, सनराइज सोलो। अब देखो सन का मतलब है सूर्य, राइज का मतलब उदय, मतलब जब सूर्य उदय होता है तो उस समय उसका रंग गुलाबी गुलाबी होता है, मतलब थोड़ा लाइट गुलाबी होता है। फिर है रेड लेडी, लेडी मतलब महिला कैसी है, लाल है, वो राजस्थान की है साहब, गुस्सा जल्दी आता है उसको। CO3 जो गृह वाटिका या किचन गार्डनिंग के लिए उपयुक्त है, ठीक है। मतलब किचन गार्डनिंग, मकान के पास में सर छोटी सी जगह है अपने पास खाली, तो उस क्षेत्र में अपन क्या करेंगे, ऐसी वैरायटी लगाएंगे जो कम आकार हो, कम उसकी लंबाई हो, ठीक है। तो ऐसी वैरायटी अपन आसपास में लगाते हैं। तो DM के TSS RC। नेक्स्ट देखिएगा डायोसिस, डायोसिस में सर पूसा ड्वार्फ, फिर है पूसा जॉइंट। पूसा जॉइंट देखो सर आपके बरसी में भी है, जो डिब्बा बंदी या कैनिंग के लिए उपयुक्त है। अब सर कैनिंग क्या होता है, कैनिंग या डिब्बा बंदी मतलब डिब्बों में बंद करना, कौन सी बंदी, डिब्बा बंदी। डिब्बा बंदी का मतलब है कि जैसे अपन अचार वगैरह बनाते हैं, कोई खाद्य पदार्थ बनाते हैं, तो उसके लिए सबसे अच्छी वैरायटी पपीता की कौन सी है, पूसा जॉइंट। मतलब जॉइंट कर दो, उसको मिला दो साहब, जॉइंट कर दो, मिला दो, कहीं नहीं जाएगी, वो बंदी उसके पास में ही रहेगी। ओके, फिर है पूसा नन्ना। अब जैसे घर में नान्या पैदा होता है तो अपन कहते हैं कि साहब छोटा सा बच्चा है मेरा, आजकल तो जैसे बड़ों को बेबी बोलते हैं साहब, मेरा बेबी, मेरा बेबी खाना खाएगा, मेरा बेबी खाना नहीं खाएगा, ठीक है। तो जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे एक बार आप बैठे थे, तो ऐसे दोस्त बोल रहा था कि साहब, ऐसे दो दोस्त ऐसे बातें कर रहे थे, बोल रहे थे कि साहब एक बिजनेस स्टार्टअप करते हैं। तो बोले क्यों नहीं साहब, अच्छी बात है, बिजनेस तो स्टार्ट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन बोले कुछ शर्तें होंगी। शर्त दो होंगी, पहली शर्त हम होटल करेंगे। बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है साहब, कर लो आराम से। दूसरी बात वहां पर जो वेटर रहेंगी वो केवल फीमेल रहेंगी, मादाएं रहेंगी। बोले यार ये कौन सा रीजन हुआ, नहीं बोले बोल दिया ना कि साहब वेटर तो वहां पर केवल फीमेल ही रहेंगी। बोले उससे फायदा क्या हुआ, बोले देखना तो करते जाए जैसे मैं बोलता हूँ। बोले ठीक है यार तू बोल रहा है तो अपन करेंगे। अब होटल साहब शुरुआत की, वेटर वहां से बढ़िया गर्ल्स ले आई साहब, दिखने में खूबसूरत आप लोगों की तरह। अब खूबसूरत महिलाएं वहां पर वेटर के रूप में काम ले लिया। अब वहां पर एक शर्त और ये थी कि साहब वहां पर केवल बॉयज अलाउ है, गर्ल्स भी अलाउ है चलो ठीक है, लेकिन ज्यादा बॉयज अलाउ है, गर्ल्स अलाउ नहीं है। वेटर कंप्लीट वहां पर गर्ल्स है। तो साहब जब कोई खाना खाने आएगा तो उसमें एक चीज कॉमन रहेगी वेटर की, बोले वो क्या, बोले वो ये रहेगी कि जैसे मेन्यू कार्ड अपन लेके आते हैं कि साहब क्या खाओगे, ठीक है तो ये मेन्यू कार्ड है साहब बता दीजिएगा मैं लिख लेता हूँ। तो वहां पर मेन्यू कार्ड में सबसे पहले ये चीज नोटिस रहेगी, और वेटर वहां पर बोलेगी कि मेला बेबी क्या खाएगा, मेला बेबी क्या खाएगा। तो वहां पर जो खाने वाला बंदा है वो देखेगा वाह यार मजा आ गया, ओहो मुझे बच्चा बोल रही है यार मेला बेबी है, आज तक मेरी वाइफ ने कभी मुझे मेला बेबी नहीं बोला है, आज ये बोल रही। तो इस प्रकार से वहां पर धीरे धीरे अपना बिजनेस क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि वो अपने दोस्तों को जाकर बताएगा कि साहब वहां पर होटल में साहब वेटर है महिलाएं, वो बेबी बोलती है मजा आ गया है, तो मेला बेबी खाना खाएगा, मेला बेबी क्या खाना खाएगा, ये कॉमन वर्ड है। तो इस प्रकार से ये चीजें हो जाती है। तो पूसा नन्ना क्या है, एक छोटा सा बालक है। आजकल छोटे बच्चों को बेबी ना कह के आजकल बड़े बच्चों को बेबी कहने लगे। बच्चा सोचते साला हो क्या रहा है, छोटा तो मैं हूं यार, बड़े बच्चों को ये बेबी क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, तो पूसा नन्ना से आप ध्यान रखना यहाँ पर क्या रहेगा,
बोनी। इसके अलावा CO फर्स्ट, सेकंड और 6 CO5 इंपोर्टेंट वैरायटी है, ये पपेन बनाने के लिए उपयुक्त है। हथरस गोल्ड, इसके अलावा पंत सी फर्स्ट और पंजाब स्वीट इंपोर्टेंट वैरायटी है, क्वेश्चन पूछा हुआ यहां से। अब हाथरस से आपको एक चीज मैं बताऊं कि हाथरस अभी एक यूपी में कांड हुआ था कुछ दिन पहले, वो हाथरस था, बहुत बुरा था। तो हाथरस से ध्यान रखना, हाथ से रस निकालेंगे किसका, पपीता का। हाथ से रस से मतलब देखो यहाँ पर गोल्ड शब्द भी है, गोल्ड है मतलब सोना, मतलब पीला रंग का होता है, पपीता भी किस प्रकार की होती है, पीले रंग की होती है। तो हाथ से रस को निकालेंगे और हाथ में सोना है तो हाथ से सोने को ऊपर निकालेंगे, इस प्रकार से याद रखना। पंत सी फर्स्ट, ये मिर्च में भी है, ठीक है, बाकी पंजाब स्वीट आप ध्यान रखना। तो इस प्रकार से ये डायोसिस वैरायटी है। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर अन्य किस्में। IIHR द्वारा विकसित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बेंगलोर में है, हसरगट्टा बेंगलोर में है। कहां पर है भाई, हसरगट्टा बेंगलोर में है, ठीक है। इसके द्वारा एक शब्द कॉमन होता है अर्का, तो अर्का सूर्य और अर्का प्रभात। देखो हसरगट्टा बेंगलोर में एक वर्ड कॉमन होता है अर्का, जैसे पूषा के द्वारा वैरायटी निकाली जाती है ICAR के द्वारा, उसमें पूषा वर्ड कॉमन होता है, ओके। ट्रांसजेनिक मतलब इनका जीन अपन ट्रांसफर कर सकते हैं, एक तो सनअप, एक है रेनबो। रेनबो वैरायटी इंपोर्टेंट है, ये रोज में गुलाब में भी आती है, ठीक है भाई। तो सन अप और रेनबो, रेनबो का जैसे पहले एक मोबाइल भी आता था, मोबाइल कंपनी थी एक रेनबो, तो मोबाइल को अपन एक जगह से दूसरे जगह पर भेज के बात कर सकते हैं, जैसे फोन से अपन बात करते हैं, आज यहाँ पर बैठ के आप दुबई बात कर सकते हो, जयपुर से बैठकर आप मुंबई बात कर सकते हो, तो वो एक डाटा भेजना हो गया, तो रेनबो आप ध्यान रखना। फिर है पारंपरिक जो प्रचलित वैरायटी है, कौन सी है, हथरस गोल्ड, रांची झारखंड, वाशिंगटन अमेरिका में और बरवानी लाल। हथरस गोल्ड, रांची। अब रांची, हाथ में हम सोना लेके कहां पर गए, रांची में। अब रांची में वहां के कुछ लाल वगैरह आए हुए थे, जैसे मेरा लाल, तेरा लाल, हम सबका लाल। वाशिंगटन से लोग रांची में आए हुए थे, तो हमने हाथ में सोना पहनकर, हम हाथ में सोना पहनकर और बरवानी मतलब बनवारी लाल हाथ में सोना पहनकर रांची को देखने वाशिंगटन में गया था, ओके। फल परिरक्षण वही चीज होगी, अपन फलों को प्रिजर्व कर सकते हैं कि साहब ये काफी दिनों तक चले, तो अभी मैंने बताया था पूसा जॉइंट है। फिर है पपेन उत्पादक, पपेन में पूसा, मैजेस्टी और CO2 और CO5, लेकिन 5 का ध्यान रखना यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पपेन की मात्रा किससे प्राप्त होती है, CO5 से। पपेन क्या होता है, नेक्स्ट अभी स्टेप आएगी। प्रवर्धन किससे करते हैं, बीज के द्वारा। प्रवर्धन का मतलब एक पौधे से दूसरा पौधा यदि तैयार करना है तो पौधे का ऐसा कौन सा भाग ले ताकि उससे जल्दी से दूसरा प्लांट उस मात्र पौधे के समान तैयार हो, तो बीज के द्वारा करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा सीड रेट की बात करते हैं, तो एक लिंगाश्रय या डायोसिस में होता है 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टर और गायनोडायोसिस में होता है 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टर। देखो यहां पर दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको मैं बता दूं यहां पर भाई एक लिंगाश्रय का भी क्वेश्चन पूछा गया है, यहां पर आप ध्यान रखना। गायनोडायोसिस में इसमें मादा और उभयलिंगी होते हैं, इसमें नर की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए बीज दर इसकी क्या होती है, कम। बीज की जीवन अवधि 3 माह होती है, मतलब 3 महीने तक वो जर्मिनेशन उसका हो सकता है, ठीक है। अब सार्कोटेस्टा क्या होता है, सार्कोटेस्टा जैसे आपकी स्क्रीन पर बीज दिख रहा है, तो बीज के ऊपर देखो एक चीज आपको दिख रही होगी, बीज चमक रहा है थोड़ा, बीज में क्या है, थोड़ी सी चमक है, बीज में क्या है, थोड़ी सी चमक है। तो बीज के ऊपर जो ये कवर जो दिख रहा है आपको, चमक दिख रही है ना सर, ये इसी को अपन क्या बोलते हैं, सार्कोटेस्टा। तो सर इससे फायदा होता है या नुकसान, नुकसान होता है। ये परत क्या करती है, बीज को अंकुरण होने से रोकती है। जैसे आपने एक चीज का नाम सुना होगा, सुषुप्त अवस्था बीजों में डोरमेंसी पीरियड पाया जाता है। अब डोरमेंसी पीरियड क्या करती है, बीज में एक अवस्था होती है, जैसे बीजों को कौन सी अनुकूल परिस्थितियां चाहिए जिसमें उसका अंकुरण हो जाए, तो नमी, ताप और वायु 3 है। तो ये अनुकूल परिस्थितियां हैं जिसमें बीज क्या होता है, अंकुरित होता है। अब तीनों में से किसी यदि एक की भी कमी हो गई तो बीज का क्या नहीं होता, वहां पर जर्मिनेशन नहीं होता। इसी प्रकार पपीता में भी बीज के ऊपर एक सार्कोटेस्टा एक लेयर होती है जो इसके बीज को अंकुरण होने से रोकती है, ठीक है सर। जैसे हम कोई अच्छा कार्य करना चाहते हैं जीवन में, लेकिन फिर वहां पर रुकावटें पैदा हो जाती है, अब वो एक स्ट्रगल है। अब जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे स्ट्रगल बढ़ेगा। यदि अपन को बड़ा बनना है, देखो एक आपको मैं बता दूं कि इंसान को यदि बड़ा बनना है ना बहुत ज्यादा, तो समस्याएं जरूर आएंगी।
स्ट्रगल बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। स्ट्रगल तो भाई स्वयं ईश्वर ने भी किया था। रामायण देखी होगी, श्री राम 14 वर्ष का वनवास करने के बाद वो श्री राम भगवान बने थे। यदि वो 14 वर्ष के वनवास में नहीं जाते मेरे दोस्त, तो वो कभी भगवान नहीं बन पाते, लेकिन उन्होंने स्ट्रगल किया था, तब वो भगवान बने। इसलिए पपीता भी क्या करती है, स्ट्रगल करती है, सार्कोटेस्टा इसको रोकती है, लेकिन ये क्या करती है, फिर भी इसको उंगाल कर छाल कर साफ आगे जाती है। पौधरोपण का समय जुलाई अगस्त। अब देखो पौधरोपण इसमें वर्षा ऋतु में करते हैं साहब, कब करते हैं, वर्षा ऋतु में करते हैं। लेकिन यदि आपके पास सिंचाई की व्यवस्था है तो आप फरवरी, जनवरी फरवरी या फरवरी मार्च में भी इसकी पौधरोपण कर सकते हैं। ठीक है सर, नेक्स्ट देखिएगा। नर्सरी अप्रैल मई में लगाते हैं, जो 2 महीने में ये पौध तैयार हो जाती है। मतलब अप्रैल मई में पौध तैयार की और वर्षा ऋतु में इसकी पौध लगा दीजिए। सामान्य पौधों की दूरी 2x2 मीटर होती है, क्योंकि पौधा छोटा होता है, पूरक पौधे के रूप में काम में लेते हैं। लेकिन अपवाद है, कौन सी, पूसा नन्ना। पूसा नन्ना में 1.25 मीटर, जिसमें 6400 प्लांट प्रति हेक्टर होता है। देखिएगा पौधे कैसे निकालते हैं, क्षेत्रफल बटे आर इंटू पी, क्षेत्रफल बटे आर इंटू पी। अब क्षेत्रफल कितना होता है सर, 10,000, 1 हेक्टर बराबर 10,000। अब यहां पर 2x2 रख दीजिएगा। ओके सर, तो इस प्रकार से प्लांट की क्या निकलती है, संख्या निकलती है। तो पूसा नन्ना में यहाँ पर 6400 प्लांट प्रति हेक्टर रहेगा, इंपोर्टेंट है। गड्ढों का आकार 45 सेंटीमीटर रहेगा, क्योंकि यदि सिर्फ पौधा ही छोटा है तो गड्ढों का आकार भी छोटा रहेगा। आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिएगा, ये देखिएगा सर, ये जो वैरायटी है ये कौन सी है, ये पूसा नन्हा है। कौन सी है भाई, पूसा नन्हा है, क्योंकि आकार देखो इसका बिल्कुल छोटा है। आकार आप देख रहे हो, बिल्कुल छोटा आकार है, और आराम से देखो इसमें काफी सारे फ्रूट लग रहे हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, लगभग ये मान के चलना कि एक ही पौधे पर 20 फ्रूट है। कितने हैं भाई, 20 फ्रूट है। इसके अलावा यहाँ पर आ जाइए दूसरे डायग्राम में, इनमें पौधों से पौधों की दूरी बिल्कुल कम है, मतलब 2x2 है, क्योंकि देखो पौधों का आकार बिल्कुल छोटा है, तो आप गहरी संख्या में यहाँ पर पौधे लगा सकते हैं। दूसरी बात, गड्ढों का आकार भी 45 है, क्योंकि देखो यहाँ पर प्लांट छोटे हैं, तो भाई गड्ढों का आकार भी क्या रहेगा, यहाँ पर छोटा रहेगा। समझ रहे मेरी बात, प्लांट के आधार पर ही उनके गड्ढों का आकार और उनके मध्य की दूरी होती है। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट देखिएगा, पपेन क्या होता है, एक बार आपको डायग्राम दिखाता हूँ यहाँ पर, ये देखिएगा सर, अपन ये कच्चे फल है, ये क्या है भाई, ये क्या है, कच्चे फल है। अब देखो पपीता से अपन 3 से 4 प्रकार से बिजनेस कर सकते हैं। कच्चे फलों से सब्जी बना सकते हैं, कच्चे फलों से पपेन तैयार कर सकते हैं। पपेन क्या होता है, कच्चे फलों से एक लेटेक्स होता है, जो एक दूध का प्रकार होता है, जिससे च्युइंगम वगैरह या खाद्य पदार्थ इससे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिएगा आपको मैं समझाता हूँ, ये कच्चे फल है सर। अब इन कच्चे फलों में यहाँ पर देखिएगा अपन कट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, कट लगाते हैं। कच्चे फल पर क्या लगा दिया हमने, कट लगा दिया। कट लगाने के बाद देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर व्हाइट कलर में, यहाँ पर लेटेक्स जो एक दूध निकल रहा है, यहाँ पर पात्र में इसको रख लिया। अब ये जो कार्य है ये अपन प्रातःकाल करते, ध्यान रखना। ऐसे ही, ऐसा नहीं है कि जब इच्छा होगी तभी कर लिए, नहीं साहब, 6 से 9 बजे के बीच में। क्यों, क्योंकि सब जैसे धूप हो जाएगी ज्यादा, तो उसमें ये जो दूध की मात्रा है, धूप मतलब सूर्य का प्रकाश, यदि टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो इसमें दूध की जो मात्रा है ना सर, वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और ये दूध क्या हो जाता है, जम जाता है। समझ रहे हो मेरी बात, दूध क्या हो जाता है, यहाँ पर जम जाता है। तो इसलिए ये जो कार्य है प्रातःकाल ही करते हैं। और इस प्रकार से चीरा लगाकर अपन क्या तैयार करते हैं, पपेन निकालते हैं। और 200 ग्राम, कितना पपेन सर, 200 ग्राम पपेन प्रति प्लांट प्राप्त होता है। ध्यान रखना, 200 ग्राम पपेन प्रति प्लांट प्राप्त होता है। ओके सर, अब देखिएगा, बढ़ते हैं वापस। पपेन क्या होता है, हरे और कच्चे पपीते के फलों से सफेद दूध, बिल्कुल देखा भी। पपेन एकत्रित करने की अवस्था 2 से 4 माह, मतलब 100 दिन। जब पपीता 100 दिन का हो जाए तब अपन पपेन प्राप्त कर सकते हैं, और 6 से 9 बजे सुबह करेंगे ये कार्य, ये मैंने बता दिया आपको, चलेगा। एंजाइम कौन सा होता है, पेप्सिन, जो पाचन तंत्र के लिए लाभदायक है। ये चीज मैंने जब वीडियो स्टार्ट किया था, लेक्चर स्टार्ट किया था, उस टाइम मैंने बता दिया था कि एक पेप्सिन एंजाइम होता है, जो पाचन अवस्था को, डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छा करता है। इसमें प्रोटीन होती है भाई, बहुत इंपोर्टेंट। देखो पपीता कमजोर फल नहीं है, बहुत अच्छा है, सस्ता भी है, सुंदर भी है, टिकाऊ भी है। जैसा केला था वैसे पपीता है, थोड़ा कॉस्टली आता है। तो इसमें प्रोटीन, अब उपयोग दवा उद्योग, च्युइंगम, प्रोटीन को पचाने, चमड़ा उद्योग,
इन सभी में ये काम आता है। कीट की बात करें तो सफेद मक्खी जो क्या होती है बेमेसिया टेबेसई, और ये लीफ कर्ल रोग की वाहक, मतलब लीफ कर्ल पत्तियों में जो समस्या होती है उसको ये फैलाती है। दूसरा है एफिडिया मोइला, जिसमें एफिस गोसिपाई इसका नाम है, ये पपीता में रिंग स्पॉट को फैलाता है। तो कीट और रोग दोनों को एक साथ कर लिया। इसमें सफेद मक्खी ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। रोग देखो अभी हमने पढ़ा लीफ कर्ल जिसका वायरस के द्वारा होता है, वाहक सफेद मक्खी। वाहक का काम है कि फैलाने का जो काम करती है वो कौन करती है, तो सफेद मक्खी। मोजेक शब्द आपको मैंने बहुत बार समझा दिया, वायरस के द्वारा होता है। वाहक क्या हो गया, एफिड। आर्द्र गलन रोग, मैंने पहले बताया कि नर्सरी का सबसे मुख्य समस्या या पपीता में साहब ये जल भराव के प्रति संवेदनशील है। अरे भाई पानी भर गया तो जड़ें गलेंगी, डैम्पिंग रोग की समस्या होगी। कवक के द्वारा होता है, कवक कौन सी है, पीथियम स्पीसीज, तना भी गल जाता है कवक के द्वारा, मतलब जल भराव से ये गल जाता है। ठीक है सर। उपज की बात करें तो 40 से 50 किलोग्राम प्रति प्लांट, और पपेन प्राप्त होता है सर 200 ग्राम प्रति पौधा। तो सर ये था आज का हमारा लेक्चर पपीता। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।